देखिए ये जो क्लास हो रहा है ये हो रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी का चरण, यानी कि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि महात्मा गांधी का राजनीति में किस तरह से प्रवेश होता है, किस तरह से प्रवेश करते हैं तथा उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश करने से पहले इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उनको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पिछला क्लास होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आपका भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर देखे थे। देखिए अब बात करते हैं हम महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो होता है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है, ठीक है। पोरबंदर नामक स्थान पर होता है और इनकी जो कानून की पढ़ाई होती है यह कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले जाता है कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड चले जाते हैं और इस कानून की जो वकालत करने के लिए होता है, इस कानून की जो वकालत करने के लिए जाते हैं वो जाता है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के जो नस्ल भेदभाव किया जाता है उस नस्ल भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए जो है महात्मा गांधी जो है संघर्ष करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका तक महात्मा गांधी जो है। फाइनली जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो भारत वापस आए कब, ये भारत वापस आए आपके 1915 में, ठीक है। 1915 में भारत वापस आए और 1915 में आने के फलस्वरूप जो है भारत की स्थिति और दशा देखने के लिए पूरे एक साल जो है भारत का भ्रमण किए, ठीक है। भारत का जो है भ्रमण किए पूरे एक साल तक। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से आते हैं ये सभी संघर्ष करके और आने के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक पार्टी से ज्वाइन करते हैं, राजनीतिक पार्टी से सहमत हो जाते हैं और पार्टी यानी कि राजनीतिक संस्था जो है उसमें भाग लेता है। ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले आते हैं तो एक साल तक पूरे भारत की स्थिति जानने के लिए भारत का भ्रमण करते हैं, ठीक है। अब भ्रमण करने के फलस्वरूप जो है इनके द्वारा ही 1916 में जो है एक साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। अब इस साबरमती में जो होता है कि महात्मा गांधी के जितने भी अनुयायी हैं उन सभी अनुयायियों को इस साबरमती आश्रम में लाया जाता था और साबरमती आश्रम में लाने के फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी का जो विचार था उस विचार को जो है अपने ऊपर मतलब उस महात्मा गांधी के जो विचार था उस विचार को जो है समझते थे, जानने की कोशिश करते थे। कौन, महात्मा गांधी के अनुयायी, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी का विचार जो है वो किस तरह का है। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो है आते ही मतलब कि कोई राजनीतिक संस्था से न जुड़ने का मेन कारण क्या है, तो वो है उनकी विचारधारा, ठीक है। अब विचारधारा की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है यह साफ यानी कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत में जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सभी राजनीतिक संस्था के जो विचार है उन सभी विचारों से जो है महात्मा गांधी क्या है, असंतुष्ट है, ठीक है। क्या है, असंतुष्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो विचारधारा है वो है सत्य अहिंसा का अपनाना, ठीक है। महात्मा गांधी का जो विचार है क्या है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि सत्याग्रह जैसे आंदोलन की शुरुआत करना, सत्याग्रह अपनाना, सत्याग्रह अपनाना, इस तरह का जो विचारधारा है यह किसका है, महात्मा गांधी का। और वहीं राजनीतिक संस्थाओं को देखते हैं तो इस तरह की जो विचार है वो जो है राजनीतिक संस्थाओं में हमें देखने को नहीं मिलते, चाहे वो आपका होम रूलिंग हो चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है महात्मा गांधी का है भारत में आना होता है और आने के फलस्वरूप एक साल तक भ्रमण करने के फलस्वरूप जो है इनकी विचार हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं तो भारत आने के फलस्वरूप वो 3 आंदोलन करते हैं, 3 कार्य करते हैं जो कि सफल रहते हैं। अब उस कार्य के बारे में बात करते हैं तो उस कार्य में हम देखते हैं पहला चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह,
दूसरा क्या है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा क्या है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो यही जो 3 कार्य है कि जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आते हैं और अफ्रीका से आने के फलस्वरूप भारत में ये जो 3 आंदोलन चलाते हैं और ये आंदोलन जो है बड़ी मात्रा में यानी कि एक बड़ी मात्रा में जो है सफल होने के रूप में हमें देखने को मिलती है। और सफल होने के रूप में देखने को मिलती है तो जिस तरह से महात्मा गांधी जी जो है जिस तरह से इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करते हैं, तो उसके बाद जो भी भारत में आंदोलन चलाया जा रहा था उसका नेतृत्व हमें अधिक से अधिक मात्रा में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें देखने को मिलती है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस तरह की जो भी आंदोलन होता था महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बारी बारी से एक एक करके कि ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, यह खेड़ा सत्याग्रह क्या है और यह अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह या प्रथम सविनय जो कि महात्मा गांधी का यह सफल आंदोलन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं इस चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में, ठीक है 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश सरकार जो है चंपारण के किसान से जो है अनुबंध करा लेता है और अनुबंध ये कराता है कि किसान की जो जमीन है उस जमीन पर जो है 3/20, ठीक है 3/20 भाग पर या हिस्सा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती, ठीक है नील की खेती करना अनिवार्य होता है और ये कब होता है 19वीं सदी के प्रारंभ में। और इसी नील की खेती जो कि 3/20 भाग पर करनी हुई, जिसे हम इसी से हम लोग इस चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया पद्धति, ठीक है इस चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे जब किसान को 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य हो गया 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, लेकिन 19वीं सदी के अंत में आते आते जो है, ठीक है 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो है जर्मनी जो है रासायनिक रंगों का जो तकनीक है वो खोज कर लेती है। जब रासायनिक रंगों का तकनीक खोज कर लेती है तो यूरोप में जो है नील की जो है डिमांड कम हो जाती है, नील की जो व्यापार है वह कम हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप चंपारण में भी जो है नील की खेती करना बंद हो जाती है। ठीक है, मजबूरन वश ये जो चंपारण के किसान हैं वो अब अन्न उगाना शुरू करते हैं। ठीक है, जब अन्न उगाना शुरू करते हैं तो इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार जो है इन अन्न उगाने में कर में जो है वृद्धि कर देते हैं। कौन? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कर में वृद्धि, अन्न उगाना। ठीक है, कर में जो है वृद्धि कर देते हैं। जब ब्रिटिश सरकार कर में वृद्धि कर देते हैं तो चंपारण के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगता है। जब परेशान होने लगते हैं तो जब परेशान होने लगते हैं तो इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए एक किसान नेता जिनका नाम क्या है राजकुमार शुक्ल, ठीक है राजकुमार शुक्ल जो कि किसान नेता है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है इस चंपारण में जो हो रहे सभी समस्याओं से इस सभी समस्याओं को बंद करने के लिए महात्मा गांधी को जो है आमंत्रित करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के फलस्वरूप ये चाहते हैं कि चंपारण में जो भी समस्याएं हो रही है, जो कर में वृद्धि की जा रही है, इसको महात्मा गांधी के द्वारा जो है खत्म किया जा सकता है। अब महात्मा गांधी जी जो है इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के फलस्वरूप जो है चंपारण आने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, और ये जो सारी घटनाएं घटती है यह कब घटती है 1917 में। ठीक है, 1917 में ये सारी घटनाएं घटती है, तो हम ये कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह हो जाते हैं यह कब होता है 1917 में। ठीक है, देखिए और जब राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं तो आमंत्रित करने के फलस्वरूप महात्मा गांधी भी जो है महात्मा गांधी जी जो है वो अपने अन्य सहयोगी अपने अन्य साथियों के साथ जो है जैसे कि आपका राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद और राजगोपालचारी, इन सभी नेताओं के साथ महात्मा गांधी जो है चंपारण आते हैं। ठीक है, और चंपारण आते ही चंपारण के जो अधिकारी है चंपारण के अधिकारी जो है महात्मा गांधी को वापस जाने के लिए धमकी देता है, लेकिन महात्मा गांधी भी जो है इस धमकी को अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में लेते हैं। यानी कि
महात्मा गांधी जी जो है वापस न जाने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का निर्णय लेते हैं। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन का निर्णय लेते हैं तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी दंड दिया जाएगा उस दंड को स्वीकार करने के लिए जो है राजी है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो है इस धमकी को, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है चंपारण में न जाने के लिए जो मना कर रही थी उसको उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के फलस्वरूप अहिंसात्मक आंदोलन का निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी जो है अनशन पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, देखिए जब ये इस तरह से आंदोलन करते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो है इन चंपारण में ये जो सभी समस्या है इन समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति का गठन करते हैं और समिति का जो मेन कार्य रहता है वो रहता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करना कि चंपारण में जो है समस्या क्या क्या है इसकी जो है जांच पड़ताल करना। और इस जांच पड़ताल समिति के जो है महात्मा गांधी जी जो है सदस्य रहते हैं और उसी सदस्यता के अनुसार देखा जाए तो इस समिति को महात्मा गांधी के द्वारा जो अवगत कराया जाता है, पहला अगर बात करते हैं तो पहला रहता है आपका क्या, 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना। तीन कठिया पद्धति को समाप्त करना, पहला ये समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, किसानों से अवैध तरीकों से पैसा वसूलना। ठीक है, पैसा वसूलना महात्मा गांधी जो है बताते हैं इस जांच पड़ताल समिति को। तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा महात्मा गांधी क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं कि बागान के जो गोरे बागान के जो गोरे मालिक है, बागान के गोरे मालिक, ठीक है, बागान के जो गोरे मालिक है वो अवैध तरीके से जो पैसे वसूले गए हैं उस पैसे को रिटर्न करने का जो राशि है वो है कितना, 25%। यानी कि हमें बागान के गोरे मालिक के द्वारा 25% राशि वापस करना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है सफल होता है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला जाता था। उनके जो अन्य साथी है जैसे राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, राजगोपालाचारी जैसे नेता उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम लोग प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इससे संबंधित हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था। आपके ऑप्शन दे देता है जैसे ये चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे कि ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमें चंपारण सत्याग्रह, जो कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। अब बात करते हैं हम अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो सेकंड कार्य किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दूसरा आंदोलन है वो क्या है, तो वो है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात करते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये बेसिकली हमें विवाद के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, यह क्या रहता है मसला, तो ये मसला रहता है विवाद का। किसके बीच रहता है, तो मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच। ठीक है, मिल मजदूर और मिल मालिक है, जो कि विवाद का मेन कारण क्या था है, प्लेग बोनस को लेकर। ठीक है, प्लेग बोनस को लेकर के जो है यह विवाद छिड़ा रहता है। अब ये जो प्लेग बोनस क्या है, तो ये जो प्लेग बोनस है कि जब गुजरात में प्लेग की स्थिति देखने को मिलती है, जब गुजरात में प्लेग फैला हुआ था तो प्लेग के समय जो है जितने भी मिल मजदूर हैं इन सभी के द्वारा जो है काम न करने के लिए मिल मजदूर जो है काम करने से जो है मना कर देते हैं। ठीक है, जब काम करने से मना कर देते हैं साथ साथ देखते हैं कि पलायन की स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी स्थिति को संभालने के लिए ये जितने भी मिल के मालिक हैं इन सभी मिल मालिक के द्वारा जो है बोनस का प्रावधान लाया जाता है। ठीक है, और ये जो बोनस का प्रावधान लाया जाता है ये रहता है कितना, 75%, 75% रहता है इनकी वेतन का। ठीक है, मजदूर के वेतन का कितना बोनस रहता है, 75%। तो ये सब जो होता है ये होता है प्लेग के टाइम में, प्लेग की स्थिति में। लेकिन जब प्लेग खत्म होता है तो
तो प्लेग जब खत्म हो जाता है तो मजदूर जो है इसी प्लेग बोनस को मजदूर जो है 50% प्लेग बोनस का डिमांड करते हैं, ठीक है, और वही मालिक जो है 20% देने को राजी होता है। ये सब होता है कब? प्लेग खत्म होने के बाद, ठीक है। प्लेग खत्म होने के बाद मजदूर की जो डिमांड है वो होता है 50% और मालिक जो है 20% देने की राजी होता है। इन सभी समस्याओं में महात्मा गांधी की जो कब एंट्री करते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है महात्मा गांधी जो है इन सभी समस्याओं में मार्च 1918, ठीक है, मार्च 1918 में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, मार्च 1918 में हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप ये कहते हैं कि जो प्लेग बोनस है, प्लेग बोनस का है वो कितना है 35% निर्धारित की जाए, ठीक है, 35% जो है प्लेग बोनस को निर्धारित किया जाए, ना मजदूर का होगा ना कि मालिक का होगा, बीच का कर दिया कितना 35%, ठीक है 35%। और साथ साथ ये कहते हैं कि जितने भी मिल के मजदूर है वो मिल के मजदूर जो है आंदोलन करें, लेकिन अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अहिंसात्मक रूप से आंदोलन, ठीक है, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन। और महात्मा गांधी के जो साथ देने वाले रहते हैं वो कौन रहता है आपका अनसुईया, जो कि दैनिक जागरण पत्रिका को जो है शुरुआत की जाती है अनसुईया बेगम के द्वारा, ठीक है, और अनसुईया बेगम जो है महात्मा गांधी की जो है सहायता करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं महात्मा गांधी मार्च 1918 में इस मिल हड़ताल में अपना हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप जो है कितना रखते हैं वो बोनस 35% का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन सभी समस्याओं से उब करके ये जितने भी मिल मालिक है इस मुद्दा को जो है ट्रिब्यूनल को सौंप दी जाती है। किसको सौंप दे दी जाती है? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल को सौंप दी जाती है। अब जो भी फैसला करेंगे ये ट्रिब्यूनल करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला आता है, ये आता है किसके अंदर? मजदूरों के हक में आता है, ठीक है। मजदूरों के अंतर्गत ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला आता है जो कि कितना है 35%, यानी महात्मा गांधी के छत्र छाया में मजदूरों को जो कितना बोनस मिला गया था 35% को लेकर के, 35% बोनस को लेकर के फैसला है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहमदाबाद में हड़ताल किस तरह से सफल होता है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला जाता है, जिसका सहायता करने वाले लेडी रहते हैं, जो कि सहायता करने वाले रहते हैं वो रहते हैं कौन? अनसुईया बेगम। और अनसुईया बेगम के द्वारा जो है दैनिक जागरण, दैनिक समाचार, ठीक है, दैनिक समाचार पत्रिका की जो है शुरुआत की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, तो वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, अब इस खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 1918 में जो है गुजरात के खेड़ा जिला में जो है एक अकाल की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। जब अकाल की स्थिति देखने को मिलती है तो किसान के जितने भी फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं, और जब बर्बाद हो जाते हैं तो उनकी जो राजस्व रहते हैं, उनकी जो आय रहती है, उनकी आय में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वह अपना लगान वसूलना जो है बंद नहीं करते हैं, यानी कि किसानों से जबरदस्ती लगान जो है वसूलना जारी रखते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार है यह राजस्व संहिता के उल्लंघन करता है, राजस्व संहिता, ठीक है, राजस्व संहिता के जो है उल्लंघन करता है। अब ये राजस्व संहिता की अगर बात करते हैं तो इस राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार देखते हैं कि किसान का जो फसल का जो उपज है, अगर उस फसल का उपज का
अगर 1/4 से कम किसान का फसल का उपज 1/4 से कम होता है तो उसकी जो लगान है माफ कर दी जाएगी। इस तरह से राजस्व संहिता में रहता है। लेकिन इन सभी राजस्व संहिता को विरोध करते, इस सभी राजस्व संहिता का उल्लंघन करते हुए ब्रिटिश सरकार जो है जबरदस्ती किसानों से लगान वसूलना जारी रखता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं गुजरात सभा के द्वारा, गुजरात सभा जिसमें किसान भी शामिल है, गुजरात सभा के द्वारा प्रांत के जो सर्वोच्च शासकीय है उनसे प्रार्थना की जाती है कि राजस्व वर्ष जो मूल्यांकन है उसको लागू न किया जाए। और इधर ब्रिटिश सरकार जो है यह चेतावनी दिया जा रहा है, ब्रिटिश सरकार जो है इधर चेतावनी दे रही है कि अगर किसान राजस्व नहीं देंगे तो उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर ली जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का क्या रोल है। तो महात्मा गांधी जी जो है इन सभी किसानों को जो है यह आश्वासन देते हैं और आश्वासन देते हुए कहते हैं कानून का जो है विरोध प्रदर्शन किया जाए, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। ठीक है, अहिंसात्मक रूप से जो है अहिंसात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करना है। विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी का जो साथ निभाने वाला जो अन्य नेता है वो रहता है आपके कौन, यदुलाल याग्निक। लिख सकते हैं यहाँ पर यदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यदुलाल याग्निक वल्लभ भाई पटेल के साथ जो है महात्मा गांधी जी जो है अहिंसात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं किसको, किसानों के। ठीक है, साथ साथ हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किसानों को जो है कर न अदा करने के जो है वचन देते हैं, वचन लेते हैं। ठीक है, कर न अदा करने के लिए, कर न अदा करने के लिए किसानों से वचन लेते हैं। ठीक है, कौन लेते हैं, महात्मा गांधी। वचन लेते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर सरकार जो है, अगर ब्रिटिश सरकार जो है यह लगान वसूलना अगर बंद कर देती है तो लगान वो किसान दे सकते हैं जो कि लगान चुकाने, ब्रिटिश सरकार को यह आश्वासन देते हैं महात्मा गांधी कि ब्रिटिश सरकार जो है इस नियम को, इस लगान वसूलने का जो नियम है इसको अगर बंद कर देती है तो वैसे किसान जो है इस कर को चुका सकते हैं जो कि सक्षम है। इस तरह का जो है प्रावधान देते हैं। ठीक है, तब जाकर हम देखते हैं फाइनली कि किसान और सरकार के बीच, किसान एवं सरकार, ठीक है, किसान एवं सरकार के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, एक समझौता होता है और उस समझौता के अंतर्गत जो प्रावधान रखे जाते हैं और आता है किसान की जो कर है, किसान की कर को 1 साल के लिए माफ कर देना। ठीक है, पहला ये रहता है। दूसरा क्या रहता है कि अगले वर्ष से कर में कमी, कर में कमी कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता है और ये जो समझौता होने के फलस्वरूप खेड़ा सत्याग्रह जो है सफल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है महात्मा गांधी के द्वारा जो 3 सत्याग्रह चलाया जाता है सफल के रूप में। जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटने के फलस्वरूप 1915 में भारत आते हैं और भारत आने के बाद 1 साल भ्रमण करते हैं। उस 1 साल के बाद 1 साल भ्रमण करने के फलस्वरूप 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं और आश्रम की स्थापना करने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि पहला जो कार्य करते हैं वो रहता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में, और सत्याग्रह जो भी 1918 में हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है पूरा महात्मा गांधी का कार्य।